नमस्कार दोस्तों। कल मध्य प्रदेश में बहुत सी जगह पर मतदान हुआ था 7 तारीख को। तो जो आंकड़े आए हैं, वोटिंग की जो प्रतिशत आए हैं, उसमें ये आंकड़े आए हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उससे 0.83% कम वोटिंग हुई। तो वही महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भारी गिरावट दर्ज हुई है, 9% कम वोटिंग हुई है। और गुजरात की बात करें तो 5% वहाँ पर वोटिंग कम हुई है। और अगर पिछले बार के मतदान की तुलना में जहां ज्यादा मतदान हुआ वो राज्य है छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। अपन प्रमुखता अभी मध्य प्रदेश पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ 65.65% वोटिंग हुई थी। इस बार 64.34% वोटिंग हुई, जो कि 1.31% कम रही पिछले बार की तुलना में। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जगहें भी रही जहां रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। तो वही राजगढ़ की बात कर लेते हैं। राजगढ़ में जहां दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, उनके अपोजिट भाजपा के रोडमल नागर जी है। वहां पर जो 75.39% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 1% ज्यादा थी। यानी हर 100 में से 75 लोगों ने वोट डाला। तो कहीं ना कहीं शायद मुकाबला दिलचस्प, क्योंकि ज्यादा सर क्या ट्रेंड कहता है, अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो वहां चुनाव परिणाम जो सत्ता पक्ष है उनके फेवर में रहते हैं या फिर अपोजिशन के फेवर में रहते हैं। आपके अनुभव के आधार पर आपका क्या कहना है? वो ये होता है साहब कि अगर मतदान प्रतिशत कम होता है, हाँ, तो उसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को होता है, और उसके बाद अगर मतदान होता है तो उसका लाभ विपक्ष को मिलता है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा मतदान होता है तो उसका लाभ फिर सत्ता पक्ष को ही मिलता है। अच्छा, अधिक मतदान हुआ है तो सत्ता पक्ष को फायदा होगा? हाँ, अधिक अगर मतदान हुआ, अधिक मतदान हुआ है तो हाँ। अच्छा, तो जैसे भोपाल में अगर बात करें तो भोपाल में एक प्रमुख जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम, वहां पर 55% ही वोटिंग हुई है पिछली बार, मतलब बहुत कम हुई है। तो वहां आपका क्या मतलब, वो जो क्षेत्र है वहां दबदबा किसका, कांग्रेस का रहेगा कि भाजपा का रहेगा? देखिए वहाँ पर वो पहले कांग्रेस का प्रत्याशी थे, पीसी शर्मा थे। वो विधानसभा चुनाव में थे। अभी अरुण श्रीवास्तव है कांग्रेस की। हाँ, नहीं, अरुण श्रीवास्तव है लोकसभा का जो कंटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा की तरफ से आलोक शर्मा है। हाँ। तो यहाँ किसका पलड़ा भारी आपको नजर आता है? अभी वोटिंग प्रतिशत भी हुआ है कि ज्यादा कम नहीं हुआ है, मतलब बहुत पिछली बार की तुलना में थोड़ा बहुत ही कम हुआ है। तो किसको फायदा नजर आ रहा है, किसको फायदा होगा यहाँ पे? भोपाल की अगर बात करें, भोपाल सीट की, तो भोपाल में अगर है तो भोपाल में कायस्थों की जो संख्या है, हाँ, वो 3 लाख है। ठीक है। हाँ, वो हिंदू है 56%, 46% मुस्लिम है। हाँ, तो अगर ये गणित को देखा जाए तो फायदा अरुण श्रीवास्तव को सकता है। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आलोक शर्मा ठीक है लेकिन वो उतने वो जमीन तक जुड़े हुए नहीं है। इस बात का है सर, जैसे राजगढ़ की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, वहां से चुनावी मैदान में है। उनके अपोजिशन में रोडमल नागर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वोटिंग प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा, 75 आपको बता दें 75.39% वोटिंग हुई मध्य प्रदेश में। जहां कल जितने भी जगह वोट डाले गए, राजगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां सबसे ज्यादा वोट डाले गए। तो वहां का आपको चुनाव परिणाम कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपकी बात भी होती रहती है वहां पर, जो ग्राउंड पे मान के चलिए आप कि वहां पर दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान हुआ है, क्योंकि रोडमल नागर का जहाँ तक रिकॉर्ड है, समझे, वो उनका लोकप्रियता गिरती जा रही है। अच्छा, रोडमल नागर से लोग नाराज हैं। हाँ, तो ये जो ज़्यादा वोट गिरे हैं वो पक्के में दिग्विजय राजा के पक्ष में गए हैं, और वो उनकी परंपरागत सीट है। और उन्होंने पहले कहा कि उनका ये आखिरी चुनाव है, 70 साल हो चुकी हैं, वो आखिरी चुनाव है। हाँ, 27 की उम्र होगी उनकी। तो बिल्कुल मांगे चलिए आपकी। तो एक तरह से इमोशनल मैसेज दिग्विजय सिंह ने वहां इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेला है कि ये शायद उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। वोटर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करी है इससे कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव हो, तो वो उन्हें विजयी बनाए और वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जो क्षेत्र है वहां से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। पिछले बार भोपाल से भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अगेंस्ट में, और वहां पे उन्हें हार मिली थी। 5 लाख वोट उनको मिले थे और प्रज्ञा ठाकुर को 8 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। और अगर जैसे कुछ राज्य ऐसे भी है सर जहां पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, कर्नाटक, गोवा, तो यहाँ क्या मतलब, अच्छा, तो इस यहाँ क्या नजर आता है आपको, ये जो ज्यादा मतदान हुआ है पिछली बार की तुलना में, तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगा? ये भाजपा को फायदा देगा या फिर? देखिए इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है, हाँ, वो भी एक फैक्टर काम कर रहा है। हाँ, अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, कई अपने पोल्स भी आए हैं
कि मध्य प्रदेश में पिछली बार जो भाजपा है उसने 28 सीटें जीती थी। हाँ, तो इस बार क्या कहता है गणित, मतलब कितनी, मतलब कांग्रेस कितनी सीटें छीने, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो फाइट है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है, या तो कांग्रेस या फिर भाजपा। तो कांग्रेस कितनी सीटें आपको लगता है छीन लेगी भाजपा से, या भाजपा अपने जो ग्राफ है उसको मेंटेन रखेगा? 28 इस बार बिल्कुल लग रहा है कि इस बार वो अपना ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाएगी। इस बार कांग्रेस कम से कम 4-5 सीट छीनेगी भाजपा से। और ये 4-5 सीट कौन सी आपको नजर आती है? आपकी राजगढ़ है, राजगढ़ यानी दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह है, रतलाम में कांतिलाल भूरिया वाली सीट है। हाँ, और आपके भिंड में है। भिंड में कौन सी वाली सीट है सर? भिंड में है ना, या कांग्रेस को उम्मीदवार। अच्छा, एक भिंड की सीट हो गई, एक रतलाम की सीट हो गई, और एक आपने राजगढ़ की सीट बोली, झाबुआ। ठीक है, अलीराजपुर झाबुआ। तो ये आदिवासी बेल्ट है जो अलीराजपुर। तो आपको कह रहा है कि कांग्रेस की पकड़ यहाँ पर मजबूत है। लेकिन अभी जैसे मोदी जी ने जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा फोकस रखा था बीते कुछ वर्षों में। भोपाल में आपको पता है रानी कमलापति जो रेलवे स्टेशन भी बना है, उसका नाम भी उन्होंने जो ट्राइबल्स की जो एक शौर्य की जो लेडी है उनके ऊपर उन्होंने रखा। तो भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको वो अपने पाले में ले। तो ये जो बीते, और ये खेल अभी से नहीं हुआ, कम से कम बीते 3-4 सालों से भाजपा ये प्लानिंग कर रही है। तो और सीधा सीधा मैसेज यही था कि वो ट्राइबल कम्युनिटी को अपने पाले में ले और वोटिंग जो है वो भाजपा के पक्ष में हो। आदिवासी दिवस बनाया गया ग्रैंड लेवल पे, प्रधानमंत्री मोदी जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कई बार गए, तो इससे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि वो भाजपा को वोट दे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाजपा पिछले 2-3 साल से कोशिश करके आ रही है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनको जेल में भेजने के बाद सारे के सारे आदिवासियों ने इसे अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है। तो इसका फर्क तो जरूर पड़ेगा। वो केवल झारखंड से नहीं, इसका फर्क उन सभी हल्कों में पड़ने वाला है जहाँ आदिवासी की आबादी है। आदिवासी लोग सब जगह हैं, क्या राजस्थान, आप झारखंड के अलावा क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश है, क्या छत्तीसगढ़, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, सब जगह है। हाँ, तो उसका फर्क तो पड़ेगा। इस बार आदिवासी नाराज है भाजपा से पूरी तरह से। और एक और जो हाई प्रोफाइल सीट है अमित शाह की, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अमित शाह की जो गांधीनगर की जो सीट है वहां पर 59.19% वोट पड़े। 2019 में ये जो आंकड़ा था ये 66% था वोटिंग का, ये इस बार घट करके 59% पर आ गया, मतलब सीधे 7% डाउन हुआ है। तो ये मतलब क्लियर कट है कि अमित शाह बहुत इजीली वो सीट निकाल लेंगे, मतलब हाँ बिल्कुल, क्योंकि गढ़ है उनका, तो आसानी से ही निकाल लेंगे। एक सीट और है सर महाराष्ट्र की, सुप्रिया सुले की, जो बारामती की जो सीट है, वहां पर भाभी और ननद में मुकाबला हो रहा है। तो वहां पर भी 56.07% वोटिंग हुई है, जो कि पिछले बार की तुलना में 61.82% थी। तो यहाँ पर क्या है, जो असली एनसीपी और नकली एनसीपी के बीच में जो फाइट चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मार ले जाएगा? अगर आपकी कोई वहां पे जैसे आपकी बात होती होगी या चर्चा होती होगी, तो किसका पलड़ा भारी है, शरद पवार एनसीपी या अजित पवार एनसीपी? देखिए साहब, जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र के लोगों का है, तो महाराष्ट्र के लोग विभाजन को, टूटी पार्टी को और गद्दारों को पसंद नहीं करते। भाजपा के लोगों में आज भी वहाँ पे महाराष्ट्र के लोगों में आज भी बात को लेकर आक्रोश है कि असली शिवसेना को नकली बना दिया, असली एनसीपी को नकली बता दिया। और वैसे भी सुप्रिया सुले ने काम किया है, सुप्रिया सुले को लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये वोट कम ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन ये मान के चलिए आप कि अजित पवार को अपनी पत्नी को जिता के लाना टेढ़ी खीर है। हाँ, अगर कोई चमत्कार हुआ तो अलग बात है, हाँ, लेकिन मुश्किल है। पर अजीत पवार भी अभी एनडीए के साथ अलायंस कर लिया है, और वो जैसे कहते हैं ना कि जब से वो भाजपा में आए हैं उनके ऊपर जितने केसेस थे वो सारे समाप्त हो गए हैं। और एक बड़े नेता जरूर है एनसीपी के, वो भी जरूर चाचा से उन्होंने पार्टी छीन ली है, लेकिन बड़े नेता है। तो हो सकता है कि उन्होंने, क्योंकि अपनी बीबी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं कोशिश पूरी होगी उनको कि वो जो अपनी जो सिस्टर है सुप्रिया सुले उसको हरा दे। पर अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो ये जो कल चुनाव हुए थे तीसरे चरण के, उसके ऊपर हमने मोटा मोटा डिस्कशन किया है।